नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएडिशन। दोस्तों, वैल्यूएडिशन के आज के एपिसोड में मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूं हायर पेंशन की डिस्कशन को लेकर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हायर पेंशन की जो हमारी जर्नी रही है, ये कंफ्यूजन से भरी, डाउट से भरी, जगह जगह पर अटकती हुई एक रोलर कोस्टर राइड है। और दोस्तों, 11 जुलाई 2023 को ईपीएफओ ने जो डेडलाइन सेट की थी हायर पेंशन फॉर्म को भरने के लिए, वो फाइनली खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, आइए एक नजर डालते हैं कि जो हमारी ईपीएस की जर्नी थी, हायर पेंशन की जर्नी थी, वो किस तरह से चली, किस किस स्टेज पर हमको कंफ्यूजन उभर के आए, किस किस स्टेज पर ईपीएफओ क्लैरिफिकेशन के साथ आया, और दोस्तों इससे आगे अब क्या होने वाला है, इसका एक थोड़ा सा जायजा हम इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, नजर डालते उन सारी घटनाओं की तरफ जो ईपीएस हायर पेंशन की इस जर्नी में हमने फेस की। दोस्तों, जब भी हम हायर पेंशन के टाइमलाइन की बात करेंगे तो जो हमारा T0 होगा वो स्टार्ट होगा नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। दोस्तों, नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया फैसला दिया था, जहां पर ईपीएफओ को बाध्य किया गया था कि हायर पेंशन की सुविधा लोगों के लिए शुरू की जाए और उसके लिए जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो 4 महीने के अंदर खत्म की जाए। तो दोस्तों, उस डेडलाइन के हिसाब से 3 मार्च 2023 को डेडलाइन खत्म होनी चाहिए थी और ईपीएफओ ने पूरा काम वहां तक कर लेना चाहिए था। जो भी हायर पेंशन का फॉर्म सबमिट करवाना था लोगों से, वो वहां तक खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, अगर हम ईपीएफओ के एक्शन की बात करें तो 4 नवंबर 2022 से लेकर 20 फरवरी 2023 तक ईपीएफओ की तरफ से किसी भी तरह की अगुवाई नहीं हुई, किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन नहीं आया और कोई ऐसा प्रोसेस एस्टेब्लिश नहीं किया गया जिसके तहत लोग हायर पेंशन के लिए ऑप्ट कर सकें। ईपीएफओ की तरफ से जो पहला एक्शन हुआ वो था 20 फरवरी 2023 को, जब उन्होंने अपना पहला सर्कुलर लॉन्च किया, जहां पर उन्होंने एलिजिबिलिटी कंडीशंस को क्लियर साइट किया था। मतलब कि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट नवंबर 2022 में दिया था, उसमें कौन कौन लोग एलिजिबल फिट होते हैं हायर पेंशन के लिए, उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को ईपीएफओ ने 20 फरवरी 2023 के सर्कुलर में साइट करके हमको क्लियर किया था। जब तक दोस्तों 20 फरवरी 2023 का सर्कुलर नहीं आया था, तब तक लोगों के बीच में कंफ्यूजन का माहौल बना था कि हायर पेंशन के लिए वो एलिजिबल है भी या नहीं। फिर दोस्तों, अचानक से 21 फरवरी के दिन पहली बार एक ऑनलाइन लिंक ईपीएफओ के पोर्टल पर आता है और दोस्तों ये लिंक था उन लोगों के लिए जो 2014 के पहले रिटायर हुए थे। कुछ ऐसे लोग जो हायर पेंशन के लिए तब एलिजिबल थे, लेकिन किसी कारणवश ईपीएफओ ने उनका हायर पेंशन का ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया था या उनको मौका नहीं दिया गया था। ऐसे लोगों के लिए पहली बार 21 फरवरी को एक लिंक ईपीएफओ के पोर्टल पर हाजिर हुआ। लेकिन दोस्तों, जो लोग 2014 के बाद रिटायर हुए थे, उनके लिए अभी भी कोई लिंक नहीं आया हुआ था और जितने भी एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज थे, सब में कंफ्यूजन का माहौल था कि हायर पेंशन के लिए ऑप्ट कैसा किया जाए। तो दोस्तों, ये जो कालावधि था, यहां पर मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस ने फिजिकल फॉर्म कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। ये जो दौर था दोस्तों जनवरी फरवरी का, यहां पर बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कंपनीज, बढ़िया बढ़िया ऑर्गेनाइजेशंस प्रोएक्टिवली आगे आकर अपने अपने एम्प्लॉयज को बुलाकर उनसे फिजिकली फॉर्म साइन करवा रहे थे। और दोस्तों, ये पहली पहल थी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हायर पेंशन के लिए तैयार होने की। लेकिन जैसे ही 26-27 फरवरी आया, ईपीएफओ ने एक ऑनलाइन लिंक दे दिया जिसके तहत 2014 के बाद रिटायर होने वाले लोग भी वहां पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 28 फरवरी 2023 को फाइनली ऑनलाइन लिंक एक्टिव हो गया और ईपीएफओ ने यहां पर घोषणा कर दी कि जो डेडलाइन होगी फॉर्म भरने की, वो 26 जून 2023 तक होगी। तो दोस्तों, यहां तक हमने जाना कि सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ के लिए 3 मार्च 2023 की जो डेडलाइन सेट की थी, उसके ऊपर पहली बार जो एक्शन ईपीएफओ ने लिया, वो लिया तकरीबन 28 फरवरी 2023 को, मतलब कि डेडलाइन के 3 या 4 दिन पहले। और दोस्तों, इसी के चलते हुए उनको डेडलाइन एक्सटेंड करनी पड़ी 26 जून 2023 तक। लेकिन दोस्तों, यहां पर लिंक तो आ गया था, लेकिन सवालों का एक बड़ा सा पहाड़ लोगों के सामने खड़ा था, क्योंकि वो लिंक में कुछ ऐसे ऐसे ऑप्शंस भरने थे जिसका जवाब लोगों के पास नहीं था। और दोस्तों, ये जो सवालों का पहाड़ लोगों के सामने खड़ा था, इसका सबसे पहला सवाल ये था कि क्लॉज 26/6 का प्रूफ कैसे दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों, ईपीएफओ आपसे एक अंडरटेकिंग चाहता था, जहां पर आपको लिख के देना था कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप वो पैसा अलग से उनको पे करेंगे। इस चीज का एक अंडरटेकिंग ईपीएफओ चाहता था। इसके अलावा दोस्तों, फॉर्म भरते वक्त आपके सामने एक ऐसा चेकबॉक्स आता है जिसके ऊपर आप टिक करते ही सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन दे देते हो कि फ्यूचर में जाकर ईपीएफओ या सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम को किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकती है और वो मॉडिफिकेशन आपको मान्य होगा। ये सहमति आप ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त ही देते हो। दोस्तों, 28 फरवरी को ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरने का लिंक तो आ गया था, लेकिन ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए कुछ क्लैरिफिकेशंस की जरूरत थी, तभी आप एक इन्फॉर्म चॉइस लेकर उस फॉर्म को भर सकते थे। और दोस्तों, क्लैरिफिकेशंस क्या थे? जो पहला क्लैरिफिकेशन हमको चाहिए था वो ये था कि क्लॉज 26/6 का प्रूफ कैसे भरा जाए। दूसरा क्लैरिफिकेशन हमको चाहिए था कि पेंशन का कैलकुलेशंस कैसे होगा, मुझे पेंशन एक्चुअली मिलेगी कितनी।
तीसरा क्लैरिफिकेशन हमको ये चाहिए था कि पैसा रिफंड कितना करना होगा और कैसे करना होगा। और दोस्तों चौथा क्लैरिफिकेशन हमको चाहिए था कि इस पेंशन के ऊपर हमको एरियस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दोस्तों जहां पर हम इन क्लैरिफिकेशंस की राह देख रहे थे, इन क्लैरिफिकेशंस को आने के लिए तकरीबन 3 से 3.5 महीने का समय लग गया। भले ईपीएफओ की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया था, फिर भी लोगों ने हिम्मत करके जॉइंट ऑप्शन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों जब क्लैरिटी नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, उस टाइम पे जब फॉर्म्स भरे गए तो बहुत सारे फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गलत तरह से भर दी गई। और दोस्तों इन्हीं गलतियों के चलते हुए लोगों के बीच में एक पैनिक का माहौल क्रिएट हो गया, जहां पर लोगों को डर लगने लगा कि मैंने तो फॉर्म गलत भर दिया, अब मेरे हायर पेंशन का क्या होगा। लेकिन दोस्तों इस पैनिक के माहौल को समझते हुए 14 अप्रैल 2023 को ईपीएफओ ने एक डिलीट बटन का ऑप्शन लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया, जिसके चलते हुए आप अपने पुराने फॉर्म को डिलीट कर सकते थे और एक नया फॉर्म वहां पर सबमिट कर सकते थे। लेकिन दोस्तों यहां पर एक मजे की बात यह हुई कि डिलीट बटन सबको नहीं दिख रहा था। मैं आज तक लोगों की कमेंट्स पढ़ रहा हूं, आधे लोगों को डिलीट बटन का ऑप्शन दिख रहा है तो आधे लोगों को डिलीट बटन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब दोस्तों यहां पर क्या एल्गोरिदम उन्होंने यूज किया हुआ है ये हमको नहीं पता, और इसके लिए ईपीएफओ ने क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर मजेदार बात यह है कि जिस पैनिक को खत्म करने के लिए ईपीएफओ ने डिलीट बटन का ऑप्शन लाया था, उसी डिलीट बटन ने एक नया पैनिक का माहौल क्रिएट कर दिया। अब दोस्तों ये जो पैनिक की सेकंड लहर यहां पर पैदा हुई थी, उसको शांत करने के लिए ईपीएफओ ने फाइनली 23 अप्रैल को एक और सर्कुलर रिलीज कर दिया, जिसके तहत उन्होंने बताया कि ईपीएफओ आपका फॉर्म प्रोसेस करेगा कैसे। और दोस्तों जब ये सर्कुलर निकला तो उसमें फॉर्म प्रोसेस करने की स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी दी गई थी, और साथ ही में यह भी क्लियर कर दिया गया था कि अगर किसी भी स्टेज पर आपके हाथ से गलती हो चुकी है फॉर्म भरने में, या आपके एम्प्लॉयर के हाथ से गलती होगी उस फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए, तो ईपीएफओ वो फॉर्म आपको रिवर्ट करेगा और तकरीबन 1 महीने का समय आपको देगा उस फॉर्म को करेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों हमने यहां पर देखा कि 28 फरवरी को लिंक आ गया था, 14 फरवरी को डिलीट बटन आ गया था, और 23 फरवरी को एक सर्कुलर इशू कर दिया गया था, जहां पर ईपीएफओ ने बताया कि फॉर्म आपका प्रोसेस कैसा होगा, और अगर आपके हाथ से गलती होगी तो गलती के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा उस गलती को वेरीफाई करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए। दोस्तों डिलीट बटन आया, 23 अप्रैल का सर्कुलर आया, लेकिन जो हमारे 4 डाउट थे ये अभी भी ईपीएफओ ने क्लियर नहीं किए थे। और 4 डाउट क्या थे दोस्तों हमारे? 26/26 का प्रूफ देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी, रिफंड कैसे कैलकुलेट होगा, और एरियस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब दोस्तों ये सब जब कंफ्यूजन चल रहा था, तभी केरला हाईकोर्ट का जजमेंट आया क्लॉज 26/6 को लेकर, और वहां पर केरला हाईकोर्ट ने ईपीएफ को डायरेक्ट किया कि जब आप फॉर्म सबमिट करवा रहे हो लोगों से, तब 26/6 का प्रूफ लेना वहां पर कंपलसरी नहीं होना चाहिए। और लोग यहां पर उम्मीद कर रहे थे कि वो जो प्रोविजन फॉर्म में था वो वहां से निकल जाएगा, वहां पर कोई भी चीज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लोगों को वहां पर निराशा हुई, क्योंकि वो क्लॉज आज तक, जब तक फॉर्म की डेट खत्म नहीं हो गई तब तक वो वहां पर था, और जब तक आप कोई ना कोई प्रूफ या कोई ना कोई डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता था। जहां पर दोस्तों एक हाथ पर 26/6 को लेकर लोगों के बीच में कंफ्यूजन था, तभी क्लैरिटी देने के लिए 9 मई 2023 को ईपीएफओ ने एक सर्कुलर रिलीज किया, जहां पर बताया गया कि आपको पैसे जो रिफंड करने होंगे ईपीएफओ को, वो कैसे करने होंगे। दोस्तों ये जो 9 मई 2023 का सर्कुलर आया था, इसमें 3-4 चीजों के ऊपर आंसर दिया गया था, और दोस्तों वो पॉइंट रिलेट करते थे कि आपको रिफंड कैलकुलेशन करना कैसे है, आपको रिफंड कैलकुलेशन के बाद पैसा देना कितना होगा, अब ये पैसा आपको चेक से देना होगा या ऑनलाइन से देना होगा, और दोस्तों जो पेंशन का जो कैलकुलेशन होगा, मतलब जो पैसा आपको रिफंड करना है, उसका कैलकुलेशन 2014 से होगा या 1995 से होगा। तो दोस्तों इन सारे चीजों का यहां पर जवाब दिया गया। एक कैलकुलेटर भी ईपीएफओ ने अपने पोर्टल के ऊपर में लोड कर दिया, और उस कैलकुलेटर को यूज करके आप अपना रिफंड कैलकुलेशन कर सकते हो। और यह भी क्लैरिफाई कर दिया गया कि जो रिफंड कैलकुलेशन होगा 1995 से होगा। इसी का मतलब जो पेंशन का जो सर्विस पीरियड होगा हायर पेंशन का, वो भी 1995 से ही कैलकुलेट किया जाएगा। 19 मई 2023 को ईपीएफओ ने अपने पोर्टल पे एक एक्सेल कैलकुलेटर वहां पर लोगों को दे दिया, जहां पर आप अपना वेज डिटेल्स डालकर अपना टोटल रिफंड अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों यहां से हमको एक बात और पता चली कि जो हमको रिफंड देना होगा, उसका जो इंटरेस्ट देना होगा, वो उस दिन तक देना होगा जब तक आप रिफंड कर नहीं देते। मतलब समझिए कि अगर आप पैसा रिफंड दिसंबर 2023 में करने वाले हैं, तो आपको दिसंबर 2023 तक उस पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट भरकर देना होगा। तो दोस्तों इस कैलकुलेटर के आते ही हमको एक सवाल का जवाब तो यहां पर मिल गया था कि पैसा रिफंड कैसे करना है और कितना करना है। लेकिन दोस्तों अभी भी दरकार थी एक ऐसे सर्कुलर की जो क्लियरली बता सके कि पेंशन का फॉर्मूला क्या होगा। और दोस्तों इस चीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन आया 1 जून 2023 को।
दोस्तों 1 जून 2023 को जो सर्कुलर ईपीएफओ ने रिलीज किया उसमें क्लियरली बता दिया कि अभी तक जो भी पेंशन का फॉर्मूला चल रहा था उसी फॉर्मूले को कंटिन्यू करने वाले हैं। मतलब कि जो पेंशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपके लास्ट 60 मंथ्स की पेंशनेबल सैलरी, मतलब कि जनरली एवरेज बेसिक प्लस जीए ऑफ लास्ट 60 मंथ मल्टीप्लाइड बाय योर पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कई बार पहले भी बताया कि अगर ये सेम फॉर्मूला कंटिन्यू किया जाता है तो लोगों के लिए ये फॉर्मूला बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन दोस्तों सामने जाकर ये फॉर्मूला चेंज होगा कि नहीं होगा ये तो समय ही बताएगा। अब दोस्तों जो हमारे 4 मेजर सवाल थे उसमें से 2 सवालों के ऊपर, मतलब कि रिफंड कैलकुलेशन और पेंशन मिलेगी कितनी, इसके ऊपर अब ईपीएफओ ने क्लैरिटी दे दी थी। लेकिन फिर से एक बार गूगली आने वाली थी फॉर्म 26/6 को लेकर। 14 जून 2023 को ईपीएफओ फिर से एक सर्कुलर इशू करता है और वहां पर फॉर्म 26/6 को सबमिट करना कंपलसरी कर देता है। अगर आपको हायर पेंशन चाहिए होगी तो आपको उस फॉर्म पर साइन करना होगा, आपके एम्प्लॉयर को उस फॉर्म पर साइन करना होगा और उसको सबमिट करना होगा असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर को, जो उसके ऊपर साइन करके फाइनली आपको ये राइट देगा कि आप हायर सैलरी पर, मतलब कि आपके एक्चुअल बेसिक प्लस डीए पर एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट कर सके और उसी के तहत आप हायर ईपीएस के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सके। तो दोस्तों ये जो गूगली यहां पर ईपीएफओ ने दी है कि पहले ईपीएफओ कह रहा था कि फॉर्म 26/6 कंपलसरी नहीं है और बाद में ईपीएफओ कह रहा है कि फॉर्म 26/6 कंपलसरी है और आपको हायर पेंशन मिलने से पहले तक उसको कम से कम ईपीएफओ को सबमिट करना पड़ेगा। ये गूगली अब एक बड़े कंफ्यूजन का कारण बन गई है क्योंकि सारे एस्टेब्लिशमेंट, जितने भी एम्प्लॉयर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, अब वो यहां पर कंफ्यूजन के माहौल में है कि अपने एम्प्लॉयर से फिर से एक बार वो फॉर्म कैसे साइन करवाए और फिर से एक बार वो पीएफ कमिश्नर को देखिए उनसे साइन कैसे करवाए। तो दोस्तों यहां पर हम चाहते क्लैरिटी, लेकिन क्लैरिटी तो छोड़िए, जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर नहीं हो रहे। अब दोस्तों ये जो कंफ्यूजन का माहौल यहां पर बन गया था, इसी माहौल के साथ में फाइनली डेट आ जाती है 26 जून 2023 की, जिसको ईपीएफओ ने डेडलाइन के तौर पर सेट किया गया था। लेकिन दोस्तों क्योंकि ईपीएफओ ने अपने तरफ से क्लैरिफिकेशन देने में बहुत समय लगा दिया, ईपीएफओ ने खुद के तरफ से इस डेडलाइन को 11 जुलाई 2023 तक एक्सटेंड कर दिया। मतलब कि जिन लोगों ने 26 जून 2023 तक फॉर्म नहीं भरा था, अब वो 11 जुलाई 2023 तक अपना फॉर्म सबमिट कर सकते थे। और दोस्तों रिसेंटली 11 जुलाई 2023 की डेडलाइन भी क्रॉस हो चुकी है और अब शायद ईपीएफओ इसके बाद फिर से इस डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं करेगा। और दोस्तों जब ईपीएफओ ने एक्सटेंशन डिक्लेयर किया था, उसी के साथ में उन्होंने ये एम्प्लॉयर्स के लिए भी एक डेडलाइन सेट कर दी थी कि जो भी एम्प्लॉयर है उनको एम्प्लॉयर्स के वेज डिटेल जो है वो उनके पोर्टल पर जाकर भरने होंगे और इसकी जो डेडलाइन होगी वो होगी 30 सितंबर 2023। मतलब कि दोस्तों 30 सितंबर 2023 के पहले सारे एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को ईपीएफओ के पोर्टल पर जाके एम्प्लॉयर्स के वेज डिटेल्स अपडेट करने हैं, जिसके बेसिस पर ईपीएफओ एम्प्लॉयर्स का रिफंड कैलकुलेशन करने वाला है। तो दोस्तों हायर पेंशन को लेकर जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी ईपीएफओ सर्कुलर ईपीएफओ ने रिलीज की है, उन सब की एक टाइमलाइन मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। दोस्तों 26 मार्च 2023 को मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर जनता के दिल में जो भी सवाल आ रहे थे वो ईपीएफओ के सामने मैंने प्रस्तुत किए थे और एक गुजारिश की थी कि ईपीएफओ उनके ऊपर अग्रसर होकर कुछ क्लैरिफिकेशन दे ताकि जनता को फॉर्म भरने में आसानी हो सके। और दोस्तों उनमें से कुछ सवालों को लेकर, जैसे कि पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, रिफंड अमाउंट कितना देना होगा, 26/26 का प्रूफ कंपलसरी होगा कि नहीं होगा, फॉर्म में अगर गलती होती है तो वो गलती कैसे सुधारी जाएगी और ईपीएफओ फॉर्म को प्रोसेस कैसे करेगा, इन कुछ सवालों के ऊपर ईपीएफओ ने आंसर जरूर दिया है। लेकिन दोस्तों इन जवाबों के बावजूद भी ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके ऊपर अभी भी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है और ईपीएफओ को इन सवालों पर जवाब देने की जरूरत है। दोस्तों इनमें से सबसे पहला अहम सवाल है एरियस को लेकर कि जो लोग ऑलरेडी पेंशन धारक है उनको एरियस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा और उनको आज तक का, मतलब जब तक उनको पेंशन मिलेगी तब तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। मेरा जो अनुमान दोस्तों यहां पर कहता है कि ईपीएफओ अगर पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस ले रहा है तो पूरा पैसा आपको एरियस में इंटरेस्ट के साथ ही वापस जरूर करेगा। लेकिन फिर भी ईपीएफओ अगर सामने आकर इस चीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दे तो जनता को बहुत मदद होगी। दोस्तों यहां पर जो दूसरा सवाल है जिसका जवाब ईपीएफओ को देने की जरूरत है वो ये है कि वेज डिटेल जब सबमिट किए जाएंगे एम्प्लॉयर्स के साइड से वो तो किस तरह से किए जाएंगे और उसका फॉर्मेट क्या होगा। क्योंकि एम्प्लॉयज ने तो अपना फॉर्म भर दिया है, उन्होंने अपना काम कर दिया है, लेकिन एम्प्लॉयर की तरफ का काम अभी भी नहीं हुआ है, उनको भी वेज डिटेल्स ईपीएफओ को देने हैं और यहां पर बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को बहुत सारे कंफ्यूजन है और उन सारे कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए एक और सर्कुलर ईपीएफओ को यहां पर रिलीज करने की जरूरत है।
दोस्तों जो अगला सवाल है जिसका आंसर ईपीएफओ ने अभी तक नहीं दिया हुआ है वो उन लोगों से रिलेटेड है जिन्होंने अपने करियर में बहुत सारे जॉब शिफ्ट किए हैं और जब वो डिफरेंट डिफरेंट जॉब में गए तो वहां पर जो एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन का तरीका था वो अलग अलग था। मतलब कि एक आदमी पहले किसी पब्लिक सेक्टर में काम करता था तो उसका एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पर कैलकुलेशन होता था एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन का, लेकिन उसके बाद वो किसी एक ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चला गया जहां पर सिर्फ सीलिंग के ऊपर ही पीएफ दिया जाता था और उसके बाद फिर से वो किसी पब्लिक सेक्टर में आ जाता है, गवर्नमेंट जॉब में आ जाता है जहां पर उसका एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पर फिर से पीएफ कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो दोस्तों ये जो मिक्स बैग जो हो रहा है यहां पर, जहां पर कभी सीलिंग पर दिया जा रहा है कभी एक्चुअल पर दिया जा रहा है, तो इन सारे केसेस को कैसे डील किया जाएगा इसका जवाब भी ईपीएफओ को देने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों दो और कैटेगरीज है जहां पर दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन के लिए। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जिन्होंने वीआरएस ले लिया या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा यहां पर कोई क्लैरिटी नहीं दी है ईपीएफओ ने। उसी के अलावा ऐसे लोग जिन्होंने अपने सर्विस में ब्रेक ले लिया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 10 साल सर्विस की, उसके बाद 2-3 साल वो बिजनेस करने के लिए बाहर चला गया और उसको लगा कि नहीं मुझे फिर से नौकरी करनी चाहिए, उसने फिर से सर्विस को ज्वाइन किया और वहां से कंटिन्यू किया, तो उसका जो सर्विस ब्रेक आया उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, वहां पर एलिजिबल होगा या नहीं होगा, इन सारी चीजों के ऊपर ईपीएफओ को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है। और दोस्तों इसी के साथ हम आते हैं हमारे सबसे अहम और सबसे आखिरी सवाल के ऊपर में कि जो लोग एलिजिबल हो चुके हैं हायर पेंशन के लिए, जिन्होंने सक्सेसफुली अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है, उनका रिफंड का पैसा लिया कब जाएगा और उनको पेंशन मिलेगी कब से। दोस्तों जैसे कि मैंने बहुत सारे कैलकुलेशंस वाले वीडियोस में बताया है कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए हायर पेंशन का ऑप्शन बहुत ज्यादा फायदेमंद है और वो लोग आतुरता से इस चीज की वेट कर रहे हैं कि उनकी हायर पेंशन जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। तो दोस्तों यहां पर ईपीएफओ को सामने आकर यह चीज बताने की जरूरत है कि टाइमलाइंस कैसे होंगे, कि मतलब कौन से महीने में अप्रोक्सीमेटली उनसे पैसा लिया जाएगा और कौन से महीने से उनकी हायर पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों आने वाले समय में जो भी ईपीएफओ का प्रोसेस होगा वहां से हायर पेंशन मिलने तक का जो टाइमलाइन का मेरा अंदाज बनता है वो कुछ इस तरह से है। दोस्तों अब हम यहां पर जानते हैं कि ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर्स को वेज डिटेल अपडेट करने के लिए जो समय दिया है वो दिया है 30 सितंबर 2023 तक का। अब दोस्तों जब 30 सितंबर 2023 को सारे वेज डिटेल्स अपडेट हो जाएंगे उसके बाद कम से कम 2 महीने का समय ईपीएफओ को लगेगा उन सबको प्रोसेस करने के लिए और उसके ऊपर इंडिविजुअल एम्प्लॉय का रिफंड कैलकुलेशन निकालने के लिए। अब दोस्तों आप यहां पर बोलेंगे कि 2 महीने का समय क्यों लगेगा? दोस्तों एप्लीकेशंस करोड़ों में है और यहां पर पैसे की बात है तो कैलकुलेशन सही करने पड़ेंगे, वेरीफाई करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको बताया जा सकता है कि आपको पैसा कितना रिफंड करना है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट लेके हमको ईपीएफओ को कम से कम 2 महीने का समय यहां पर देने की जरूरत है। तो दोस्तों 30 सितंबर 2023 के बाद अगर हम देखें तो 2 महीने खत्म होते हैं नवंबर 2023 में। अब दोस्तों नवंबर के महीने में जब ईपीएफओ सब कैलकुलेशंस करके एम्प्लॉयज को इंटीमेट कर देगा उसके बाद कम से कम 2 से 3 महीने का समय एम्प्लॉयज को देना होगा ताकि वो अपना पैसा कलेक्ट कर सके, जमा कर सके और ईपीएफओ को वापस कर सके। अब दोस्तों अगर हम 3 महीने की टाइमलाइन की बात करें तो वो टाइमलाइन हो जाती है फरवरी 2024 तक की। अब दोस्तों जब एम्प्लॉयज ईपीएफओ को पैसा वापस कर देंगे उसके बाद तकरीबन 1 महीने का समय ईपीएफओ को लग जाएगा उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए कि सच में सही अमाउंट आया है कि नहीं आया हुआ है। तो दोस्तों ये प्रोसेस खत्म होते होते हो जाएगा मार्च 2024। अब दोस्तों यहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ईपीएफओ मार्च 2024 के बाद में आपको डायरेक्टली हायर पेंशन दे दे, लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ईपीएफओ को पूरा डेटा सरकार के सामने रखना पड़ेगा, उनसे बजटरी अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे और उसी के बाद वो कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो इसके लिए तकरीबन 1-1.5 महीने का समय उनको लग जाएगा, मतलब कि अप्रैल 2024 के पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और दोस्तों अप्रैल 2024 के बाद पता है क्या होने वाला है जनरल इलेक्शन, जहां पर पूरी सरकारी मशीनरी सिर्फ और सिर्फ इसी चीज में बिजी होगी कि इलेक्शन सक्सेसफुली कैसे किए जाए। जो ईपीएफओ के अफसर होंगे, जो ईपीएफओ का स्टाफ होगा, वो पूरी तरह से इलेक्शन ड्यूटी में बिजी हो जाएगा और यहां पर आगे की कार्रवाई 1 से 1.5 महीने तक शायद ही कोई कर पाएगा। और दोस्तों ये जो इलेक्शन का माहौल है ये खत्म होगा जून 2024 में जाकर और उसी के बाद ईपीएफओ ऑफिशियल्स को एक्चुअल में समय मिलेगा कोई भी एक्शन हायर पेंशन को लेने के लिए। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि जून 2024 के पहले ईपीएफओ आपको हायर पेंशन दे ही नहीं सकता। अब दोस्तों ये जो टाइमलाइन के कैलकुलेशंस मैंने आपको करके बताया, हो सकता है कि इन टाइमलाइन के कैलकुलेशंस को करने में मैंने कुछ गलती कर दी। इनफैक्ट मैं उम्मीद करूंगा कि इन कैलकुलेशंस को करते वक्त मैंने गलती ही की हो और ईपीएफओ मुझको गलत साबित करते हुए इस साल के एंड तक हायर पेंशंस को शुरू करवा दे, लोगों के हाथ में हायर पेंशंस को पहुंचा दे। दोस्तों हायर पेंशन की ये जो जर्नी स्टार्ट हो गई थी नवंबर 2022 से, मैं खुद इस जर्नी में जनवरी 2023 से इन्वॉल्व हुआ हूं, आप लोगों के साथ में जुड़ा हूं, क्योंकि 29 जनवरी 2023 को मैंने पहला वीडियो लॉन्च किया था जहां पर मैंने पहली बार कैलकुलेशंस करके बताए थे कि हायर पेंशन लेना सही होगा या नहीं होगा।
अब दोस्तों जनवरी 2023 से लेके आज तक जो जो सर्कुलर ईपीएफओ ने रिलीज किए हैं, जो जो क्लैरिफिकेशन कॉमन पोर्टल्स पे आए हुए हैं, उन सबको मैंने आपके सामने रखने की पूरी तरह से कोशिश की है। और मेरी कोशिश यही रही कि जो भी जटिल भाषा उन सर्कुलर्स में दी जाती है उसको आसानी से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आपको डिसीजन लेने में एक इतनी आसानी हो सके कि आप चुटकियों में उस चीज को समझ सके और अपना फॉर्म सही तरह से भर सके। दोस्तों ये जो जर्नी मैंने आप सबके साथ शेयर की है, उम्मीद करता हूं मेरी इन छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से आपके जिंदगी में बहुत आसानी हुई होगी, आपके जिंदगी में एक छोटा सा वैल्यूडेशन जरूर हुआ होगा। आगे जाकर भी दोस्तों ईपीएफओ जो भी क्लैरिफिकेशन लाएगा हायर पेंशन को लेके, उसको आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश मेरी चलती रहेगी। और दोस्तों ये जो कोशिश है मैं आपके सामने करता हूं, इससे अगर आपके जिंदगी में थोड़ा सा वैल्यूडेशन हुआ है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूडेशन हो सके। तो दोस्तों हायर पेंशन की ये जो टाइमलाइन आज हमने डिस्कस की और आने वाले समय में क्या हो सकता है उसका एक छोटा जायजा जो हमने यहां पर लिया हुआ है, अगर ये आपको पसंद आया तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जिन जिन लोगों ने ईपीएस हायर पेंशन को लेकर कोई अपडेट मिस कर दिया है, उन सब लोगों के लिए दोस्तों मैंने एक ईपीएस हायर पेंशन का प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है जो इस वीडियो के एंड में आपको दिखाई देगा। उस प्लेलिस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आज तक जितने भी वीडियोस मैंने ईपीएस हायर पेंशन को लेकर बनाए हैं आपको वहां पर दिखेंगे। अगर आपने कोई अपडेट मिस कर दिया तो आप वहां पर क्लिक करके उस अपडेट को सुन सकते हैं। तो आइए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।